हेलो। यस सर। ठीक है, सॉरी वो थोड़ा सा लाइट चली गई थी 5 मिनट के लिए। तो ये बताओ ये तीनों नोट कर लिए थे यहाँ तक? राइट ट्रायंगल एंगल वाला, राइट एंगल ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टीज पता है ना, आपने पढ़ाई होगा 9th-10th में कि सेमी सर्कल में अगर कोई ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री बनता है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो आपके अपोजिट एंगल हैं उनका समेशन 180 होता है। ये प्रॉपर्टीज याद रखना, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और इससे भी आते हैं। क्लियर? क्वेश्चंस करें? रब कर दूं इसको बच्चे? चलो इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस आप ध्यान रखना कि ये केवल आपको प्रॉपर्टीज रिमेंबर करनी है या थ्योरम रिमेंबर करना है, ज्योमेट्री, और कुछ नहीं। और बाकी जब हम मेंस्ट्रुएशन वाला पोर्शन करेंगे तो उसमें एरिया कैलकुलेट करना होता है बेसिकली। तो उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला हमें बस केवल रिमेंबर करना है। ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन है आपका, ये एक सर्कल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। इस ट्रायंगल में आपको फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर है? क्वेश्चन में गिवन है ओ इज द सेंटर, बस केवल इतना ही दिया है, ओ आपका सेंटर है और एंगल, एंगल कर रहे हैं साइड ए सी इज इक्वल टू बी सी दे रखा है। क्लियर है? देन फाइंड, फाइंड हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। दिस वन क्या होगा बताइए? ओ सेंटर है, बताओ एंगल कितना होगा एक्स। ये और ये आपके साइड जो हैं वो बराबर हैं। ट्रायंगल वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि जब भी आपके दोनों साइड होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। एक ये लगा कॉन्सेप्ट। दूसरा हमें पता है कि जब ये ओ सेंटर है आपका और ए एंड बी दोनों पास कर रहे हैं, सॉरी लाइन जो खिंच जा रही है ए एंड बी के थ्रू, और ए एंड बी आपके क्या है, सर्कल पे है, तो ए बी आपका क्या होगा, डायमीटर होगा। डायमीटर होगा ना। अब इस डायमीटर हो गया तो ये वाला पोर्शन आपका एक सेमी सर्कल हो गया और ये वाला पोर्शन आपका एक सेमी सर्कल हो गया। इस सेमी सर्कल में अभी हमने पढ़ा था एक प्रॉपर्टी कि कोई भी इन ट्रायंगल, ट्रायंगल जो है वो इंस्क्राइब्ड होता है इन सेमी सर्कल, देन इट ऑलवेज विल बी ए राइट एंगल। तो जब ये हमने पढ़ा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 90। ये x है और ये x है तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये भी x। समेशन आपको पता होता है तीनों एंगल का क्या होता है, ट्रायंगल का 180। तो हमें पता है x फोर्टी प्लस, फाइव बस x प्लस एक्स इजकल टू 180। 90 उधर चला जाएगा तो क्या होगा, 2x इजकल टू 90। 180 में से 90 गया, 90, x इजकल टू 45 डिग्री। हाँ या ना? एक एक दो दो लाइन के आएंगे बस, केवल अगर आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी, थ्योरम पता होंगे तो सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट कर लोगे। एक सर्कल है और इसमें वैल्यूज दे रखी है आपकी। एक आर्क है ए बी,
ये दे रखा है आपका 60 और ये दे रखा है आपका 50। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसको हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? फाइंड आउट करिए। ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, और हमें फाइंड आउट करना है इन ट्रायंगल ए बी डी में वैल्यू ऑफ x, एंगल x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वैल्यू ऑफ x निकला किसी का? ये आर्क है, ए एंड बी वाला जो अपोर्शन है ये आपका एक आर्क है। इस आर्क से हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, या सॉरी एंगल मान लो। इस आर्क से एक ये एंगल ड्रॉ हो रहा है और एक ये वाला एंगल ड्रॉ हो रहा है, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी। क्लियर? तो देखो इसमें हमें बताया था, अभी पहली प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि दूसरी वाली, कि अगर एक सेम आर्क से किसी सरकमफ्रेंस पे, सर्कल पे कोई एंगल ड्रॉ होता है, वो तो क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये आपका क्या है 50 है दिस वन, और सेम आर्क से आपका सर्कल पे एक और एंगल ड्रॉ हो रहा है, कौन सा, एंगल ए डी बी, तो ये भी आपका क्या होगा 50 इक्वल होगा। तो जब हमें पता चल गया कि ये और ये दोनों सेम है, तो बाकी इस ट्रायंगल में हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये इस ट्रायंगल का नाम में एक एंगल 50 है, एक एंगल 60 है और एक एंगल x है। तो एंगल x की वैल्यू निकल जाएगी, समेशन 70। क्या होगा इसका, क्या होगा, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी एंगल 50 प्लस एंगल 60 प्लस एंगल x इक्वल टू 180। 50 60 कितना हो गया 110, उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, 70 डिग्री आया। सिंपल था ना ये। बस आपको रिमेंबर करना है कि सेम आर्क से अगर किसी सरकमफ्रेंस या सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हम ड्रॉ कर रहे हैं कोई एंगल, तो वो आपके सेम हो जाएंगे। ये 50 है, ये 50 है। ये क्वेश्चंस में गिवन नहीं था, आप लोग जो सॉल्व करोगे तो दूसरा एक फिगर बना के करना, मैं डायरेक्टली यहीं पे कर दे रहा हूँ। ड्रॉ कर, सॉरी रब कर दूँ बच्चे इसको। एक सर्कल है, इसमें ये सेंटर है ओ, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ है दिस वन, ये एंगल x है, इसको फाइंड आउट करना, और ये एंगल आपका गिवन है 130 डिग्री 130, और ये हो गया ए बी सी, एंगल ए बी सी। क्लियर है? बताइए। अच्छा ये बताओ, एंगल ए बी सॉरी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और ओ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं? एंगल एंगल करें ए बी सी ओ, आपका ये जो क्वाड्रिलेटरल आपका फॉर्म हो रहा है, ये साइक्लिक है या नहीं? सर है। कैसे है बच्चा? सर 4 साइड्स आ गई एंड वो। तो ये जो आपकी वर्टिसेज है फोर्थ वन,
ये साइकिल सर्कल पे लाई कर रही है कि नहीं कर रही है? सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रही है सर क्या? नहीं सर, ये नहीं है क्योंकि हाँ, सर्कमफ्रेंस। ये नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान रखो, मैंने क्या बताया, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑल द वर्टिसेज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विल लाई ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस के जो सर्कल है उसके सरकमफ्रेंस पे लाई करना चाहिए। ये वाला पॉइंट जो है, ये ओ सेंटर है आपका, तो इसका तीन तो लाई कर रहा है, पर फोर्थ वन इज नॉट ऑन दी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो दैट वन इज नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ या ना? देखो इसमें क्या करना है, आपको पता है ये एंगल आपका 130 है, एक ये है, हम एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं और सेम आर्क से, क्लियर है? ये एंगल हमने ड्रॉ किया AC आर्क से सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, तो जब यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ये एंगल कितना होगा बताइए बच्चे? पहला हमने अभी थ्योरम बताया था, पहला हमने पॉइंट बताया था कि अगर एक आर्क से किसी सेंटर पे सर्कल के ड्रॉ किया जाता है एंगल, वो हमेशा डबल होगा सेम आर्क से किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, उसी पे ड्रॉ किया जा रहा है। तो अगर ये 130 है तो ये क्या होगा, 130 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 65। तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो एक बार वापस बताना। जी, वापस बताना ये। पहला थ्योरम मैंने लिखवाया था ना, पहला मैंने क्या लिखवाया था कि अगर आपका एक सर्कल है, इस सर्कल में एक कोई आर्क है, दिस वन ए एंड बी, ये आपका सेंटर है ओ, इस पे मैंने एक एंगल ड्रॉ किया ए बी आर्क से सेंटर पे, तो ये जो एंगल फॉर्म करेगा, ये आपका मान लो अल्फ, ये मान लो 2 अल्फा फॉर्म कर रहा है, ठीक? तो सेम आर्क से अगर किसी और सरकमफ्रेंस पे उसी सर्कल में ड्रॉ करते हैं सेम आर्क, यानी ए एंड बी से अगर कोई और एंगल ड्रॉ करते हैं, तो वो उसका क्या होगा, आधा होगा, ठीक है? ये 2 टाइम्स होगा इसके, अल्फा, अल्फा है तो ये 2 अल्फा होगा, क्लियर? तो सेंटर पे जो एंगल ड्रॉ होता है वो दुगुना होता है सरकमफ्रेंस पे जो एंगल ड्रॉ होता है बाय द सेम आर्क, क्लियर? तो वही कॉन्सेप्ट मैंने लगाया कि अगर मैं यहाँ ए और सी है, इससे एक और एंगल ड्रॉ करता हूँ सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, तो ये 130 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 130 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा बताओ, 65। यस और नो, बताइए, इतना तो समझ में आ गया ना? ये पॉइंट क्या है आपका, ले लेते हैं डी। अब ये बताओ, ये ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक है या नहीं? है सर। अब तो ये सारे वर्टिसेस जो हो गए ना, ए बी सी डी, सारे वर्टिसेस लाई कर रहे हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के, तो साइक्लिक हो गया। तो जब ये साइक्लिक हो गया तो हमें पता है एक प्रॉपर्टीज लास्ट में लिखवाई थी कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल सी, मतलब इसका और इसका सम जो होगा 180 के बराबर होगा। सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी का जो सम होगा वो भी क्या होगा, 180 के बराबर होगा, क्लियर है? तो फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, ये वाला एंगल बी कितना है, एक्स फाइंड आउट करना है, और एंगल डी अभी हमने निकाला क्या, 65, ये किसके बराबर हो गया आपका, 180 के, क्लियर है? तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 65, क्लियर है? दो हमने लगाया यहाँ पे प्रॉपर्टीज, एक तो जो एंगल आपका सेंटर पे ड्रॉ कर रहा है 130, उसी एंगल को हमने ड्रॉ कर दिया उसी आर्क से सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, तो वो आधा हो जाता है। दूसरा हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला जो प्रॉपर्टीज है कि समेशन ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरिक साइकिल विल बी 180, तो वहाँ से हमने फाइंड आउट करके ये वैल्यू निकाल ली, क्लियर है?
रब कर दूँ इसको। कुछ और प्रॉपर्टीज़ है, मिसलेनियस प्रॉपर्टीज़, उसको एक बार देख लेते हैं। उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। आ, पहला हम बात करते हैं, अगर कोई एक सर्कल है, क्लियर, इस सर्कल में हमारे पास दो कॉर्ड है, ये हमारा पॉइंट ओ है सेंटर, इस पॉइंट पे एक हमने एक कॉर्ड यहाँ ड्रॉ किया, एक यहाँ ड्रॉ किया, क्लियर है। ये पॉइंट आपका इंटरसेक्शन है पी। इस पॉइंट पे ये दोनों कॉर्ड आपके क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और हम यहाँ पे ले लेते हैं एक, ये ले लिया हमने ए, ये बी, ये ले लिया सी, ये डी। तो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ होती है कि अगर कोई कॉर्ड आपका इंटरनली एक्सटर्नली कट करता है तो वैल्यूज़ क्या होती है इसकी, पी ए इंटू पी बी। ध्यान रखना, जब भी हम आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला या ये वाला प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है पी, उससे एक पॉइंट की डिस्टेंस यानी पी ए, ये आपकी वैल्यू होगी पी ए एक डिस्टेंस, दूसरा पी इंटू बी दूसरी वैल्यू, दूसरा पॉइंट जो है सर्कल पे लाई कर रहा है, इज इक्वल टू पी सी, एक पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है जो सर्कल पे लाई कर रही है, सी पॉइंट, सेकेंड वन आपका पी डी, पी डी, पी ए पी बी मल्टीप्लाई हुआ पी सी पी डी। ध्यान रखना, जब भी लेंगे हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पहला पॉइंट का डिस्टेंस प्लस दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है। सिमिलरली दूसरा वाला क्या हो जाएगा, उसी इंटरसेक्शन पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट का तीसरे वाले पॉइंट का डिस्टेंस इनटू उसी इंटरसेक्शन पॉइंट से चौथे वाले पॉइंट के जो आपका है सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है उसका डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर यही वैल्यू आपकी क्या होती है, बाहर की तरफ लाई करती, ऐसे, क्लियर है, ये वैल्यू अगर आपकी बाहर की तरफ लाई करती, ये मान लो ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं ना, ये आपका क्या है, कॉर्ड है या सेकेंड है, ये आपका सेकेंड है। सेकेंड मतलब जैसे आप कोई सर्कल ड्रॉ करते हो तो इनसाइड जो रहता है आपका, जो लाइन जो कट करता है सर्कल को किसी टू पार्ट्स में, तो वो होता है आपका कॉर्ड। और एक जो होता है जो कट करने के बाद से क्रॉस कर जाता है उसे हम कहते हैं सेकेंड, एस ई सी ए एन टी, सेकेंड हो गया। तो अगर ये आपका बाहर जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, क्लियर है। और ये पॉइंट हमारा क्या है, एक पॉइंट हमारा ए है जैसे वहाँ पे भी लिया था, और ये पॉइंट हमारा बी है। सिमिलरली एक पॉइंट हमने ले लिया सी, और ये हमारा पॉइंट क्या है, डी, ये हमारा पॉइंट डी है। तो यही सेम लगाओ इसमें, पी ए इंटू पी बी करोगे, प्लस इसमें हमने ले लिया एक, मान लो ये ले लिया हमने एक डिस्टेंस इसकी, P से A की डिस्टेंस हमने ले लिया A,
ए से बी की डिस्टेंस हमने ले लिया बी, ये अंदर ले रहा हूँ, कैपिटल सी है। पी से सी की डिस्टेंस हमने ले लिया स्मॉल सी, और सी से डी की डिस्टेंस ले लिया स्मॉल डी। तो हमने क्या बताया था, इंटरसेक्शन पॉइंट से एक पॉइंट की डिस्टेंस, तो क्या होगा पी ए इंटू दूसरा क्या होगा पी बी, दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस। सिमिलरली ये इन दोनों का मल्टीप्लाई जो करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा, वो इक्वल होगा डिस्टेंस बिटवीन पी सी। सर ए भी नहीं होना चाहिए था, क्या? यहाँ पे ए भी नहीं होना चाहिए था, पी ए इंटू में ए बी। नहीं नहीं नहीं, वही तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको, जब भी कोई कॉर्ड सेकंड कट कर रहा है तो उसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट लो सर पी। जैसे पी ए है तो यहाँ पे हाँ, पी ए की जगह हमने पी बी लिया ना अगला, पी ए इंटू पी बी लिया ना। तो फिर यहाँ पे भी फिर हमें ए बी लेना चाहिए था, फुल रिकॉर्ड लेनी चाहिए थी। नहीं नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है कि द डिस्टेंस शुड बी ऑलवेज कंसिडर फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉर्ड या इंटरसेक्शन ऑफ द सेकेंड पॉइंट। जो आपका इंटरसेक्शन है कौन सा है, पी है, ये आपका क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ पे दोनों कॉर्ड या सेकेंड आपका क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट, ध्यान रखिए। इस पॉइंट से आपकी एक डिस्टेंस कैलकुलेट होगी उस पॉइंट तक, उस कॉर्ड पे जो लाई कर रही है सरकमफ्रेंस पे या सर्कल पे। तो इस पॉइंट से अगर इस कॉर्ड की हम बात कर रहे हैं तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिस्टेंस हुआ पी बी, वो लिखा, इसका यहाँ से लेके एक डिस्टेंस हुआ पी ए। तो जो पी होगा वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, ये नहीं कि हमने यहाँ से पी ए ले लिया फिर और ये ए से बी ले लिया, नहीं। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, जो डिफरेंट पॉइंट जो आपके सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। तो P इंटू ए इंटू पी इंटू बी, सॉरी पी बी, पी ए इंटू ये टोटल डिस्टेंस पी बी। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे सिमिलरली आपका पी सी, ये टोटल एक पॉइंट, इंटू आपका ये पूरा पी डी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक P इंटू डी। तो पी ए कितना है आपका ए, पी बी कितनी है आपकी ए प्लस बी। इसलिए मैंने ए बी का दिया है कॉन्सेप्ट, मैंने ले लिया कि इन दोनों की लेंथ, पी ए की लेंथ हमारी ए है और आपकी ए से बी की डिस्टेंस हमारी या लेंथ हमारी बी है। तभी दिया था कि ये वाला जो मैंने पॉइंट बताया था कि इंटरसेक्शन पॉइंट से हम जो आपके डिफरेंट पॉइंट लाई कर रहे हैं सरकमफ्रेंस पे ऑन द सेम सर्कल या सॉरी सेम कॉर्ड, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सिमिलरली पी सी की क्या हो जाएगी डिस्टेंस सी, और ये पी डी का क्या होगा डिस्टेंस सी प्लस डी, हाँ या ना। तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी हम डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे या लेंथ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऑलवेज वी कंसिडर द लेंथ फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इस बात को नोट कर लो इसको आपको। ये थ्योरम है, ये सारे थ्योरम वगैरह हैं, ये सारे आपके थ्योरम है, सेकंड कॉर्ड के थ्योरम है ये। रब कर दो इसको बच्चे, इधर वाला। तीसरा है कि अगर कोई एक सर्कल है, सेम यही चल रहा है, इसमें हमने क्या लिया, एक कोई सेकंड है और एक आपका टेंजेंट है, ये हमारा क्या है टेंजेंट, क्लियर। तो ये जो दोनों पॉइंट आपके कट कर रहे हैं, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है P, ये आपका A
ये आपका बी, ये आपका ओ। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी आपकी पी ए इंटू, ये डायरेक्ट यहाँ से लिख देता पी टी स्क्वायर, पी टी, पी टी। तो ये दो बार इसका मल्टीप्लाई करते हैं, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी टोटल। अगर ये ए है ये बी है तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी प्लस ए। ये आपका क्या है, दिस वन टेंजेंट है, टेंजेंट टू दिस सर्कल, सर्कल पे आपका क्या है, टेंजेंट है। एक लास्ट वाला इसमें ये भी है कि अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है सेम पॉइंट से, तो उन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो आपकी क्या होती है, बराबर होती है। जैसे सपोज करो ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पी पॉइंट है, ये एक टी है, ये टी वन है एंड टी टू है, ठीक है। या तो इसको ए ले लो, ए बी। तो यहाँ पे अगर सेम पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं किसी एक सर्कल पे, तो जो टेंजेंट की लेंथ होगी वो आपकी क्या होगी, बराबर होगी, पी ए इजकल टू पी बी, पी ए इजकल टू पी बी। क्वेश्चन सब देखते हैं इस पे। ये टेंजेंट है, पी ए और पी बी आपके क्या है, टेंजेंट है, कट नहीं कर रहा है सर्कल को, उसके जस्ट सर्कमफ्रेंस से टच होते हुए निकल रहा है वो। रब कर दो इधर वाले को। ये क्वेश्चन है इसका। एक सर्कल है आपका, ये पॉइंट आपका इंटरसेक्ट कर रहा है पी पे, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, क्लियर। ये आपका सेंटर है, वैल्यू दे रखी है
ये x की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा है 10, 5 और इसका वैल्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ऑल डायमेंशन आर सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई सेकेंड हो गया या कॉर्ड हो गया एक दूसरे को कट करते हैं तो उसमें हमें एक रिलेशंस मिला था कि उस इंटरसेक्शन पॉइंट से जो दो डिफरेंट आपके डिस्टेंस है उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा इक्वल होगा दूसरे कॉर्ड के डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो हमें पता है ये p है, तो इसको लिख सकते हैं p से एक डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी a, पी ए इंटू दूसरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी पी बी। सिमिलरली इन दोनों का आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा इन दोनों के डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा p इंटू सी, सॉरी पी सी इंटू पी डी। क्लियर है? पी सी इंटू पी डी। तो पी ए कितना है आपका 5, पी बी कितना है आपका 10 प्लस 5, पी सी कितना है आपका 3, पी डी कितना है x ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस x प्लस 3। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे 5 इंटू 15, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 9, ये 75। क्लियर है? इज इक्वल टू 3x प्लस 9, 9 इधर चला जाएगा 3x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 9 चला गया तो ये 69। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी सर 66 नहीं होगा वो? कितना होगा 66 9 माइनस करेंगे तो 66। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका 22। हम्म। चलो ठीक है, बढ़िया। कम से कम पता तो चला जग रहा है कि नहीं। ये तो लो 22 आ गया। ये आपका 66 है। तो ध्यान रखना हमेशा ये ऐसे नहीं कर देना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक्साइटमेंट में ये कर दो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू आपका 3 इंटू एक्स, ऐसे कर दिया और यहाँ से हमारा क्या हो गया 50 डिवाइडेड बाई 3। एक्स की वैल्यू पहला ऑप्शन यही रहेगा और रख दो के चले आओगे। वो नहीं करना। हमें बताया कि जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट हो उससे एक पॉइंट की डिस्टेंस फिर दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस, इंटरसेक्शन पॉइंट से हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दूसरे वाली जो कॉर्ड है या सेकंड है उन दोनों के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। क्लियर है? इसलिए मैंने ए बी सी डी लिख के दिखाया था पिछले वाले जो थ्योरम जब बता रहा था या आपका प्रॉपर्टीज बता रहा था उसमें, कि ये गलती नहीं करना आपको। एक और है लास्ट क्वेश्चन इसका सर्कल वाला पोर्शन। ये एक सर्कल है आपका, ये एक टेंजेंट है। दिख रहा है ना ये? ठीक है, ये आपकी टेंजेंट है ये वाला। ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट पी पे। ये हमारा ए और ये हमारा बी है। क्लियर है? इसमें आपकी वैल्यूज दी हुई है। ये आपका 12 सेंटीमीटर है और क्या दे रखा है ये डिस्टेंस है, ये आपकी x है और ये हमारा दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें निकालना है फाइंड
एक्स, जो एक्स है आपका ए बी, उसकी वैल्यू निकालनी है, 12, 8 और एक्स, ठीक है, निकल जाएगा। ये दे रखा है क्वेश्चंस में कि ये मान लो टी है, पी टी आपका क्या है, टेंजेंट है, क्वेश्चंस में 10 आ गिवन रहा है। है। आ गया आंसर। तो मैंने क्या बताया था, जब ऐसा आ जाए तो ये आपका पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। तो ए की वैल्यू कितनी, पी टी की वैल्यू कितनी है 12, इसका स्क्वायर कर दिया। पी ए की वैल्यू क्या है आपका 8, पी बी की वैल्यू टोटल डिस्टेंस x प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा 144, और ये कितना हो जाएगा आपका 8x प्लस 64, कितना आया बच्चे, इधर चला जाएगा 144 माइनस 64, ये डिवाइड कर देंगे हम 8 से, कितना आया आंसर इसका बताओ, 10। 80 आ जाएगा ना, तो 80 को आप 10 से डिवाइड यस करोगे, सर 10। 80 को 8 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। ये क्या है, अगर सेंटीमीटर में है तो हमें सेंटीमीटर लिख देना, यूनिट ध्यान रखना। ये वही हो गया ना सेम, जैसे कि अगर एक ही पॉइंट है यहाँ पे तो 2 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, पी टी स्क्वायर इजकल टू पी ए इंटू जो टोटल डिस्टेंस है पी बी, क्लियर है। इसी में ऐसे सिंपल क्वेश्चन दे, ये नोट कर लिया ना आप लोगों ने। इसी में जैसे पहला वाला हमने किया था ना, पहला थ्योरम अंदर बनाया था जो कॉर्ड का हमने लिया था इंटरसेक्शन, ऐसे भी दे सकता है पी, और ये वैल्यू दे देगा आपका ए बी सी डी, और इसकी वैल्यू कुछ x दे देगी, इसका 10 दे देगा, इसका 5 दे देगा। वैसी तो हो गई जैसे इससे पहले थ्योरम की थी, कौन सा, जो इससे पहले थ्योरम नहीं की थी वैसी तो हो गई वाला सॉल्व। हाँ वही सेम ही है, सारी चीज़ें सेम है इसमें, बस केवल ध्यान रखना टेंजेंट वाले में आपका क्या होता है, जो टेंजेंट की जो लेंथ होती है उसका स्क्वायर हो जाता है, और वो किसके इक्वल होता है, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है सेकेंड की, उसका मल्टीप्लाई करना है। रब कर दो इधर वाला, सर इनका कोई शॉर्टकट होता होगा सॉल्व करने का, क्या चीज़, इनका कोई शॉर्टकट है सॉल्व करने का, जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग है, कोई शॉर्टकट है कोई? ये इसमें कौन सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चे, इसमें टाइम कंज्यूमिंग क्या है बताओ, इसमें बस केवल हमें जैसे कि जिसमें अगर कहीं कंस्ट्रक्शन वगैरह आ गई तो उसमें सोचने में टाइम लगेगा। नहीं उसमें तो इतना नहीं, बस केवल आपको मैंने क्या क्या बताया था, जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको याद रखनी पड़ेगी। अभी मैंने सर्कल में कितनी प्रॉपर्टीज़ बताई थी आपको, ये बताओ, याद है, सर्कल में पहला मैंने क्या बताया था, अभी रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने क्या बताया था कि अगर एक आर्क से किसी सेंटर पे अगर कोई एंगल ड्रॉ होता है वो डबल होता है, क्या होता है, सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पे सर्कल जो ड्रॉ होता है, पहला ये था। दूसरा, सेम आर्क से ही अगर कोई एंगल हम ड्रॉ करते हैं सर्कल पे तो वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तीसरा, जो सेमी सर्कल के अंदर अगर हमने कोई ट्रायंगल ड्रॉ किया वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। चौथा क्या बताया था मैंने, कुछ चौथे में क्या था हमारा, चौथा लास्ट वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला। साइक्लिक वाला। तो साइक्लिक वाले में पता है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं अल्फा और बीटा, इन दोनों का सम 180 होता है। तो चार तो ये हो गए। पांचवें वाले में मैंने क्या बताया था कि अगर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है किसी सेकंड का या कॉर्ड का, तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट से जो डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा, जैसे ए है बी है सी। तो ये जब ध्यान रखोगे तो क्वेश्चंस मैंने कैसे कराए थे। अब इसमें ये है तो ये हमने क्या लिया था, टेंजेंट। अगर टेंजेंट है तो उसका आपका क्या कर दोगे, स्क्वायर, और बाकी जो आपकी जो डिस्टेंस है वो कर लोगे। तो कितना है, 12 का स्क्वायर कर दिया
और आपका क्या है 8 और 8 + x, कितना 10 से 15 सेकेंड ही तो टाइम लगेगा। जो कोई भयंकर कैलकुलेशन थोड़ी ना देता है इसमें, बस ऐसे ही देता है। और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें बस केवल प्रॉपर्टीज़ रिकॉल करने में टाइम लग सकती है, प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल करने में। तो उसमें 4-5 जो भी पॉइंट लिखवा रहा हूँ उसके अलग से नोट्स बना लेना कि जब जा रहे हो पेपर देने 1 दिन पहले 2 दिन पहले रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसमें अब मेंस्ट्रुएशन वाला पोर्शन जो करेंगे तो उसमें आपको एरिया के जो फॉर्मूले होते हैं वो याद होना चाहिए ना, उसका कोई तो शॉर्टकट नहीं है ना बच्चे। मेंस्ट्रुएशन में अगर जैसे मान लो रेक्टेंगल दे दिया या स्क्वायर दे दिया तो उसका एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पेरीमीटर के फॉर्मूले पते होने चाहिए। अगर वो नहीं पता होगा तो फिर आप उसका कोई शॉर्टकट तो नहीं है। वॉल्यूम वगैरह भी आएगा क्या? क्या चीज़? वॉल्यूम वगैरह? क्वाड्रिलेटरल? वॉल्यूम वगैरह? हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ उन्हीं अच्छा, के। जैसे जो 12th में वॉल्यूम वगैरह किया था वो सब ही है? वही है, मेन वही है। अब जैसे अभी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें दो होता है, 2D एंड 3D। 2D वाले पोर्शंस में ज़्यादा तक आपके क्या आते हैं, 2D में आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो होगा आपका स्क्वायर आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा, रोम्बस आ जाएगा, पैरेललोग्राम आ जाएगा, हाँ या ना। 3D में आपका क्या होगा, स्फेयर हो गया, सिलिंड्रिकल हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया आपका, और ये हेमी स्फेयर हो गया, ठीक है। तो ये हो जाता है। बाकी फिर ज़्यादातर आपके 3D वाले पोर्शन से पूछता नहीं है, पूछेगा तो 2D वाले से पूछेगा जिसमें रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, या पाथ वाला कॉन्सेप्ट पूछ देगा कि पाथ में मतलब कि अगर एक कोई पार्क है रेक्टेंगल का, ठीक है, उस पाथ के सॉरी उस रेक्टेंगल पार्क के सामने हम क्या बना रहे हैं, एक कोई पाथ बना रहे हैं इतने सेंटीमीटर के या इतने मीटर विड्थ का, तो उसका आप एरिया बताओ, या फिर उसमें इतना रुपया लग रहा है इतने स्क्वायर पर मीटर के हिसाब से, तो उसका एक्सपेंस बताओ। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी वॉल्यूम वाले में आपका वही जो बताया था ना, वॉल्यूम में आपका क्या हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा, स्फेयर हो जाएगा, या हेमी स्फेयर हो जाएगा। तो उससे उतना क्वेश्चन नहीं आता है जितना आपका रेक्टेंगल और राम्बस पैरेललोग्राम वाले पोर्शन से आता है। तो वो अभी करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन को क्या कहते हैं हिंदी में, क्षेत्रमिति कहते हैं। क्लियर? इसमें आपके दो पार्ट होते हैं जनरली आपका। इसमें इसमें आपका दो पार्ट होता है, 2D 3D पोर्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ इसमें ये 2D वाला पोर्शन कवर करूँगा। पहला आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, ठीक है। इसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम क्या करेंगे, जो आपका हो जाएगा रेक्टेंगल, या पहले स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर रेक्टेंगल। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसमें हमें क्या निकालना होता है, इस वाले पोर्शन में मेंस्ट्रुएशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, और कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ है। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। 3D वाले में क्या है आपका, सिलेंडर हो जाएगा आपका, स्फेयर हो गया, हेमी स्फेयर हो गया,
बीच 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 में ये लोग पहले ही ज्वाइन कर लिया करो। सिलेंडर हो गया, सिलेंडर वगैरह। तो क्वाड्रिलेटरल वाले पोर्शन में स्क्वायर, रेक्टेंगल, कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ, रोम्बस, पैरेललोग्राम। क्लियर है? इसमें एरिया हमें निकालना होता है मेनली, एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद से साइड्स हो गया, साइड कितनी है, लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। रब कर दूँ इसको, एक एक करके देखते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना इनकी, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, रोम्बस की, वो आपको ध्यान रखनी है क्योंकि उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। स्क्वायर की क्या होता है? ये हमारा कोई स्क्वायर है, ए बी सी डी। क्लियर? जो स्क्वायर होता है उनके सारे साइड्स आपके क्या होते हैं? सेम। और वो क्या होते हैं? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। हाँ या ना? इतना तो पता है। स्क्वायर में जो आमने सामने की साइड होती है वो भी सेम होती है, और एडजेसेंट साइड जो होती है, आमने सामने की तो साइड सेम ही होगी क्योंकि एक दूसरे पे ये एंगल जो बनता है इनका, एंगल तुम्हारा ए बी साइड और बी सी साइड के बीच पे जो इस वर्टिसेज एंगल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो इसका आपको ये पता ही है। तो इसमें एक पहला जो आपका पेरीमीटर क्या होता है इसका, स्क्वायर का पेरीमीटर, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर आपको पता है 4 इंटू साइड। अब ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, दूसरा आपका क्या होगा? एरिया। एरिया आपको पता ही होगा कि लेंथ इसका एक साइड का मल्टीप्लाई करते थे दूसरे से, तो ये पूरा एरिया आपका साइड कंप्लीट स्क्वायर। ए स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक तो ठीक है। डायगोनल क्या होगा बच्चे? ये हमने ले लिया डी। हमने बताया था इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डायगोनल है ये, दिस वन, ए सी इजकल टू डी इजकल टू डायगोनल। क्या होगा? निकालो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ए है, ये है शायद से √2a होती थी। √2 है। ठीक है, तो बोलो जल्दी से। डायगोनल आपकी क्या हो जाएगी इसकी? √2a √2a, वेयर a इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है वेयर a इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर की आपकी a की क्या है? साइड होती है। ठीक है, यहाँ तक तो आपने समझ गए। अब जैसे ही हमने यहाँ पे डायगोनल लिख लिया, ये क्या हो गया? d इजकल टू √2a, या a इज इक्वल टू d अपॉन √2। ये भी एक कभी कभी रिलेशन पूछ देता है। अब मेन आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। इनका जो आपके डायगोनल होते हैं, डायगोनल की प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान रखना है। जो एक डायगोनल आपने एक ड्रॉ किया a टू c, दूसरा हमने ड्रॉ किया D टू B। ये जो डायगोनल होते हैं, पहला
ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये तो हमने निकाल दिया कैलकुलेशन वाला, और ये जो चीज़ लिखवा रहा हूँ ये डायरेक्टली एज इट इज़ पूछ लेता है स्टेटमेंट के फॉर्म में कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को कट भी करते हैं, और 90 डिग्री मतलब अगर ये कट करेगा तो बाइसेक्ट किया है, ये और ये आपके बराबर होंगे, ये और ये आपके बराबर ही होंगे। क्लियर? इससे पहले ये भी लिख लेना कि दोनों जो बोथ डायगोनल्स आर सेम, दोनों डायगोनल जो होते हैं इनका लेंथ ए सी इज इक्वल टू बी डी। बोथ डायगोनल आर सेम आर इक्वल लिख लो। इट मीन्स बी सी, नहीं सॉरी, बी डी इज इक्वल टू ए सी। दिख रहा है कि नहीं इधर? बी डी इज इक्वल टू ए सी। क्लियर है? यहाँ से दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक, फिर उसके बाद से मैंने ये प्रॉपर्टी बताई कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। किस पे? 90 डिग्री पे। एज इट इज़ ही आपका स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग रिगार्डिंग टू दी स्क्वायर। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, केवल 90 डिग्री नहीं रहेगा। फिर वो भी सही है। फिर नीचे और भी 2-3 स्टेटमेंट रहेंगे, सारे सही रहेंगे, और बाद में एक आएगा स्टेटमेंट कि ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो जब आपको पता होगा कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं हमारे स्क्वायर के, तभी तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, आपका जो एंगल होता है, सॉरी जो डायगोनल होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट दी वर्टेक्स एंगल। ये हमने जो ड्रॉ किया डायगोनल ए टू सी, और ये जो आपकी एंगल है वर्टेक्स एंगल, एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों को ये क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो ये आपका 90 है तो ये क्या हो जाएगा? 45। ये आपका क्या हो जाएगा? 45। सिमिलरली ये भी 45, ये भी 45, इधर इधर इधर। तो सब मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तो ये मैं बता रहा हूँ कि जो एंगल है आपके वर्टेक्स एंगल, इन दोनों को क्या करता है? वो बाइसेक्ट करता है जब भी ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए इसको। हो गया नोट डाउन?
रब कर दूं इसको। क्वेश्चन है एक, द डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर एंड side of square is the difference between perimeter and side of square is 12 centimeter, is 12 centimeter. Then find the area of the square. निकालिए. Then find the area of स्क्वायर. क्या होगा? आपको पता 16 आ रहा है. 16. ठीक है. कह रहा है आपका एक कोई स्क्वायर है. ठीक है. ए. ठीक है. पेरीमीटर क्या होगा इसका बच्चे? 4 इंटू ए बताया था हमने. पेरीमीटर आपका क्या होगा? 4 इंटू ए. और आपका साइड क्या है? आपको ऑलरेडी पता है साइड है ए. तो इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, यानी पेरीमीटर का डिफरेंस P माइनस ए इज इक्वल टू आपका कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर. द डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर एंड साइड ऑफ द स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर. पेरीमीटर आपको पता है 4a माइनस ए इज इक्वल टू 12. देन 3a इज इक्वल टू 12. ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर. ठीक. अब एरिया आपको पता है स्क्वायर का क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ए की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई? 4. क्लियर है? क्लियर है ना ये वाला? रब कर दूं इसको. Find the area of square which is inscribed in a circle of 4 सेंटीमीटर रेडियस. 4 सेंटीमीटर वाले रेडियस के सर्कल में एक आपका स्क्वायर इंस्क्राइब्ड हुआ है. इंस्क्राइब्ड मतलब उसके अंदर ड्रॉ हुआ है. तो उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है. निकालिए उसको. 64. कितना है? 64. नहीं, 32 आएगा एरिया. 6 कितना सर आता है? 32. रेडियस 4 है तो फिर साइड 8 हो जाएगी ना. डायमीटर के हिसाब से देखेंगे हम तो. तो साइड नहीं 8 होगी बच्चे. इंस्क्राइब्ड है. इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड पता है ना? आइडिया है ना? इंस्क्राइब मतलब अंदर, सर्कमस्क्राइब मतलब चारों तरफ. तो देखो वही गड़बड़ कर दिया. बाकी ठीक था, अप्रोच सही था. आपका देखो क्या है, ये सर्कल है.
बेकार बन गया। ये आपका सर्कल है, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, एक स्क्वायर ड्रॉ है। ये आपका एक स्क्वायर ड्रॉ है। रेडियस कितना है इसका, सर्कल का रेडियस कितना है 4। डायमीटर कितना हो जाएगा आपका, डायमीटर क्या हो जाएगा, ये रेडियस है ये 4, तो डायमीटर टोटल क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, रेडियस है ABCD। अब कहोगे कि सर आपको कैसे पता कि जब हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो ये जो डायगोनल है ये सेंटर O से ही पास करेगा। हो सकता है ना, क्या पता वो कहीं दूर से पास करता। तभी मैंने सर्कल वाले में क्या बताया था, कोई भी सेमी सर्कल होता है उसमें कोई ट्रायंगल ड्रॉ होती है तो उसके जो एंगल बनता है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है, या जो ट्रायंगल बनता है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। हमें बताया है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है कि स्क्वायर का कि साइड के जो एंगल होते हैं एडजेसेंट साइड के 90 डिग्री होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो AC डायगोनल होगा वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा अगर ये इनस्क्राइब्ड है आपका सर्कल में। तो ये डायगोनल हो गया ना बच्चे, साइड तो हमें नहीं पता, हाँ या ना। तो आपको पता है डायगोनल इज इक्वल टू क्या होता था, √2a, यही तो था, डायगोनल इज √2a ही तो था। तो ये a है, सॉरी ये आपका क्या है साइड है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी D/√2। d की वैल्यू क्या है, ये AO + AC करोगे तो ये 4 है, ये 4 है तो ये 8 हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 8/√2। अब इसका क्या करना, हमें एरिया लेना है तो स्क्वायर कर दो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 8/√2 का होल स्क्वायर करोगे तो 64/2। दिस वन विल बी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ये। 8 उसका साइड नहीं होगा, 8 डायगोनल होगा। जो 8 आप करके 64 निकाल रहे थे वो नहीं होगा, साइड नहीं होगा, वो आपका डायगोनल होगा। तो जब डायगोनल आपको पता है कि उसका क्या होता है रिलेशंस, A = D/√2, तो वहाँ से आप A कैलकुलेट कर लोगे साइड और उसका स्क्वायर कर दोगे तो आपकी एरिया निकल जाएगी। क्लियर है, क्लियर है नहीं। अगर यही जो कह रहे थे आप, इसी को मैं कह रहा हूँ, अगर ये जो था इफ सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड, सॉरी इफ द स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइब्ड मतलब कि बाहर बन रहा है। तो जैसे ये हमने बनाया था दिस वन, स्क्वायर हमने बना दिया और ये हमने स्क्वायर बनाया और इसके अंदर हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये वाला जो है सर्कमस्क्राइब्ड हो गया या इनसर्कल्ड हो गया, ये सर्कमस्क्राइब्ड स्क्वायर क्योंकि ये बाहर बन रहा है। या फिर ये कह सकते हैं इनस्क्राइब्ड सर्कल इन स्क्वायर, इनस्क्राइब्ड, इन का है मतलब अंदर, सर्कम का है मतलब बाहर, इनस्क्राइब्ड सर्कल। तो ध्यान रखना जब भी ऐसे वाले क्वेश्चंस आए तो उसमें क्या बन रहा है क्या नहीं। तो अगर ये 4 है तो ये टोटल क्या हो जाएगा 8। तो इन दैट केस जब एरिया पूछेगा आपका स्क्वायर का तो हो जाएगा आपका 64। क्लियर है, समझ में आया ना बच्चा ये। यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना सरकम मतलब चारों तरफ, बाहर की तरफ, इन मतलब अंदर की तरफ। हमने क्या किया, द फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज, स्क्वायर की बात कर रहा है
किसके अंदर ड्रॉ हुआ है, सर्कल के अंदर। इसी तरह पूछता कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विच इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, तो ये वाला फिगर बन जाता, तो वहां से निकाल सकते थे। रब कर दूं इसको, अब देख लो उसी का ही एक है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इन सर्कल इन ए स्क्वायर and circumcircle around a square and circum अराउंड ए स्क्वायर। पूछ रहा है एरिया क्या हो, सॉरी रेशियो क्या होगा, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इन सर्कल इन ए स्क्वायर एंड सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर अराउंड ए स्क्वायर। तो आपको पता है इन सर्कल की बात कर रहा है, तो पहले एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, ये हमारा एक कंडीशन हो गई पहली इन सर्कल। दूसरा कह रहा है सर्कम सर्कल। सबसे पहले जब ऐसे ड्रॉ करने होते तो पहले सर्कल ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद सॉरी ठीक है, ये आपका दे रखा है, साइड उसके दे रखे हैं स्क्वायर के, तो निकालिए इसका जो रेशियो है, किसका कह रहा है, इन सर्कल वाले सर्कल का रेशियो एरिया का, और ये सर्कम वाले जो सर्कल है उसका एरिया, इन दोनों का रेशियो कह रहा है। ये दूसरा वाला क्या है, सर्कम सर्कल, चारों तरफ सर्कम सर्कल। तो इसका तो सिंपल है, आपका ये ए है, ये मतलब साइड, तो आपका क्या हो जाएगा, ये डायमीटर क्या होगा, ये ए है तो ये भी डायमीटर आपका क्या हो जाएगा, ए टोटल, हाँ या ना। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, A1 π/4 ए स्क्वायर, डी होता है ना π/4 डायमीटर, तो वही यहाँ पे डायमीटर जो हमारा क्या है, ए के बराबर है, तो π/4 ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमीटर ये होगी ना, दिस वन ABCD, जो ये डायगोनल होगी वही तो डायमीटर होगी, वो कितनी है आपकी, √2a। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर क्या होगा, π/4, डायमीटर हमारा क्या है, √2a का होल स्क्वायर। क्लियर, A2। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है, A1/A2, तो क्या है, π/4
ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई बाई 4, √2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 2, और ए स्क्वायर पाई बाई 4 से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो A1/A2 इज इक्वल टू 1/2। A1/A2 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है ये? यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे डायमीटर आपका क्या होगा, साइड जो है स्क्वायर के उसके बराबर होगा। बट इन द केस ऑफ सर्कम सर्कल वहाँ पे जो डायमीटर होगा विल बी इक्वल टू द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। और डायगोनल का स्क्वायर हमने एक रिलेशंस क्या देखा था, डी इज इक्वल टू √2a। √2a ये आपका क्या है, साइड है, √2a। रब कर दो बच्चे। क्लियर है ना? सो रहे हैं क्या सभी? आवाज नहीं आ रही, ये कौन है यार? नहीं सर, नहीं सो रहे सब। भग गए सर आधे से आधे बच्चे। हैं तो अभी बच्चे 10-11 बच्चे तो हैं। सर खुला छोड़ो, भग गए। कोई नहीं, पढ़ लो अभी तो है। अभी समझ में आ रहा है ना? अभी स्क्वायर वाला पोर्शन में दो क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चन जनरली जो जैसे आता है पूछता है कॉस्टिंग का, कि एक अगर स्क्वायर शेप में आपका पार्क है या लैंड है या प्लॉट है, उसके चारों तरफ हमें फेंसिंग करनी है। ठीक है, फेंसिंग मतलब बाड़ लगाना हो गया, तार लगानी हो गई, वायरिंग करनी है। ठीक है, 1 मीटर वायरिंग करने की कॉस्ट इतनी है तो वो कितना होगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें क्या करोगे बच्चे, फेंसिंग में क्या होता है, वायर करते हैं ना, वायरिंग लगाते हैं, तार लगाते हैं, जो कटीले वाले तार होते हैं जिसमें स्पाइक निकले होते हैं, वो लगाते हैं फेंसिंग। तो क्या निकालोगे उसमें, क्वेश्चन एक देख लेते हैं। जनरली जो क्वेश्चन इसमें ऐसे ही आता है कि मतलब डायरेक्ट रियल लाइफ वाला करके ऐसे आता है। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज, एक है एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 676 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सॉरी, 676 मीटर स्क्वायर, 676 मीटर स्क्वायर है। What will be the cost of fencing? What will be the cost of fencing? What will be the cost of fencing of plot by wire? वायर से हम क्या कर रहे हैं, उसकी फेंसिंग कर रहे हैं बाई वायर। इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज रुपीज, इफ द कॉस्ट ऑफ fencing is ₹10 per मीटर, 10 पर मीटर, क्या होगा निकालिए।
आपको पता है ना कि एक कोई आपका प्लॉट है स्क्वायर, इसके चारों तरफ हमें बार लगानी है या आप क्या कहते हैं एक फेंसिंग करनी है, किसकी, वायर से। तो चारों तरफ जब फेंसिंग करोगे तो ये कितना होगा, लेंथ इसकी कितनी होगी, ए ए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो पेरीमीटर के बराबर होगा ना। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा फिर उसका, 4A। पर यहाँ पे डायरेक्ट हमारा साइड दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, एरिया दे रखा है। तो हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर किसके बराबर है, 676 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, √676। ये किसका स्क्वायर है, 24 25 26 का स्क्वायर है आपका। ये जो है आपका 26 का स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 26 का स्क्वायर 676 होता है। तो ये 26 आपका साइड निकल गया, हमारा क्या हो गया, 26 मीटर साइड हो गया आपका 26 मीटर। अब हमें क्या करना है, इस प्लॉट के चारों तरफ वायर लगानी है। तो इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा वायर का, वो निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, जो प्लॉट है उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, 4 इंटू ए। 4 हमने कितना निकाला साइड, 26। 6 ये कितना हो गया आपका, 104 रुपया। 6 चौको 24, 4 दूनी 8, 2 10, 104 आपका रुपया कह रहा हूँ, 104 मीटर हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये टोटल पेरीमीटर निकल गया ये स्क्वायर का। तो जितना आपका लेंथ है, जितनी आपकी पेरीमीटर है प्लॉट की, उतना ही तो वायर लगेगा। और उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है, 10 रुपये पर मीटर, पर मीटर ध्यान रखना, 10 रुपये पर मीटर। देन कॉस्ट जो पूछा है, कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन फेंसिंग, मतलब फेंसिंग करने में जो कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है वो क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ 104 इंटू कॉस्ट पर यूनिट लेंथ 10 रुपया, तो क्या हो जाएगा 104 रुपीस। आ गया, क्लियर है। 1040 आपका रुपया लगेगा इस प्लॉट के चारों तरफ, हमें अगर वायर से फेंसिंग करनी है तो 1040 आपका कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी। ड्रॉप कर दो इसको बच्चे। नाश्ता वास्ता कर लियो ना, कहाँ सर इतनी जल्दी। तो मंगा लो घर पे ही, तो बैठ के करो, देखो, पढ़ो, नाश्ता पानी चाय कॉफ़ी मंगा लो, पढ़ते रहो। ऐसे क्वेश्चन जनरली आता है कि आपका डायरेक्ट नहीं देता है कि हाँ स्क्वायर का आपका एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। वो एक दो क्वेश्चंस मैंने इसलिए करा दिया कि थोड़े जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि कैसे एरिया निकालते हैं, कहाँ कहाँ से अगर सर्कल वाले भी प्रॉब्लम दे दे, सरकम सर्कल इन सर्कल, तो उसमें वो करा दिया, वेरिएशन कराया। बाकी तो आपको पता है कैसे स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, ए का ए इंटू एक मल्टीप्लाई कर दोगे वो तो निकल ही जाएगा। पर जो थोड़े से वो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पहली बार मतलब क्या कहते हैं उसको, वेरिएशंस होता है, उसको मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। एक और क्वेश्चन अब जनरली पूछा जाता है, वो सब में आएगा, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। इसका केवल एक फार्मूला है सक्सेसिव मेथड वाला जो मैंने बताया था, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100।
क्वेश्चन है इसमें, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर, इफ the side of square is increased by 10%, if the side of square is increased by 10%, its area will be increased by, कितना इंक्रीज होगा? अगर एक एरिया है, सॉरी एक स्क्वायर है, उसकी साइड को हम 10% से बढ़ा दे रहे हैं, तो उसके एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा, हाँ या ना? इसमें उसके एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना होता है, सिंपल आपका जो मैंने सक्सेसिव मेथड वाला फॉर्मूला बताया था, हर जगह लगेगा, रेक्टेंगल में भी लग जाएगा आपका, वहाँ पे भी पूछ देगा कि अगर दोनों लेंथ जो दोनों साइड जो होती है रेक्टेंगल की, एक की 10% से बढ़ाया और एक की 20% से बढ़ाया, या फिर एक की 10% से बढ़ा दिया और एक की 5% से डिक्रीज़ कर दिया, तो उसके एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, तो वो सारी चीज़ें। तो क्या होगा इसका, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये शो करता है परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, कितना इंक्रीज कर रहा है, कितना डिक्रीज कर रहा है, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, कितना परसेंटेज। तो इसमें ध्यान रखना, अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसको प्लस लेंगे, और अगर डिक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीज कर रहे हैं तो उसको माइनस लेंगे। तो यहाँ पे तो एक ही वैल्यू है, दोनों साइड आपका क्या है, स्क्वायर है, एक का 10% बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी साइड भी 10% से ही बढ़ेगी, तभी तो वो स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। एक को बढ़ा दिया, एक को नहीं बढ़ाया, तो स्क्वायर थोड़ी ना होगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू दोनों क्या है, x एंड y इजकल टू 10, और ये इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा परसेंटेज इंक्रीज ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, परसेंटेज इंक्रीज इजकल टू x की वैल्यू हमने रखा 10 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो जाएगा आपका 10 10 20, और ये क्या होगा 21%। क्लियर है? क्लियर है ना? डिस्कनेक्ट नहीं करना आप लोग, अभी 5 मिनट के बाद ही मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है? पानी में पी के आ रहा हूँ, डिस्कनेक्ट नहीं करना, फिर लिंक जनरेट नहीं होगी, ठीक है? सर क्लास तो खत्म हो गई बट। तो 10 मिनट आप लोग का वो भी तो चला गया था, लाइट चली गई थी, तो या तो फिर कोर्स कर रहा हूँ या क्लास ख़त्म कर रहा हूँ। एक रेक्टेंगल वाला पोर्शन कर लेते हैं, फिर हो जाएगा ना बच्चे। लेट भी तो क्लास चलती है, आप लोग देखो कितना 10:45 के आसपास तो अराउंड चलता है, 15 मिनट उधर चला जाता है, 5 मिनट आपकी सेटिंग में चली जाती है, 20 मिनट तो ऐसे निकल जाता है। अभी 12:36 हुई है, हार्डली 15 मिनट्स का बचा है, 15 मिनट्स में आपको कंप्लीट कर लें। पानी वानी पी लो, फिर कितना हो रहा है 40 40 पे स्टार्ट करेंगे, 40 और 42 पे। क्लियर है? ऐसे आप देखोगे 12:30 तक हमारा ख़त्म हो जाता है, तो 10:30 से तो स्टार्ट भी तो नहीं ना होता है हम लोग का, 10:30 तक भी नहीं आते, बच्चे भी नहीं आते हैं, सिस्टम में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लिंक भेजना होता है। जाओ पानी पी लो, चाय
कॉफ़ी जो मंगाना है मंगा के बैठो आराम से टेबल पे, बेड पे। मैं अभी पानी पी के आ रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है। हेलो, आ रही बच्चे आवाज़? यस सर। ठीक है, कोई नहीं। रेक्टेंगल में आपको पता है कि दोनों जो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स, वो आपके क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल टू ईच अदर होती हैं। तो जब आप इक्वल करके अपोजिट साइड को आप इक्वल भी कर रहे हो, पैरेलल कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली दूसरी वाली साइड भी क्या होगी, वो भी इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर हो जाती है। अगर सपोज कर लो ये मैंने लेंथ ले लिया, ठीक है,
तो इसका हम देखते हैं क्या पेरीमीटर क्या होगा बच्चा। ये लेंथ हमारी ए बी की है और एक विड्थ आपका बी सी का है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एल प्लस एल, टू एल, बी प्लस बी, टू बी, टू टाइम्स ऑफ एल प्लस बी होगा कि नहीं, पेरीमीटर टू टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। एरिया क्या हो जाएगा आपका इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L इंटू बी। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल एरिया निकल जाएगा, L इंटू बी। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंट या सैलिएंट पॉइंट की। क्या क्या इसमें आता है। अगर हमारा ये डायगोनल है, ठीक, ये डायगोनल आपको पता है कि अगर ये डायगोनल है और ये हमेशा जो एडजेसेंट आपके साइड्स होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनस। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, कैलकुलेट कर लोगे ना, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर हमें ध्यान रखना है कि इसके सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या है। दो डायगोनल हैं, एक ए सी और एक बी डी, एक ए सी और बी डी। तो जो आपके डायगोनल होते हैं, डायगोनल्स ऑफ ट्रायंगल, सॉरी डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, रेक्टेंगल आर इक्वल, लेंथ इनकी आपकी इक्वल होती है, ध्यान रखना। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। पर यहाँ पे जब आप देख रहे हो, जब भी आपका हो तो एक अप्रॉक्सीमेट फिगर बना रहे हो, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर नहीं है। ये एंगल कुछ अल्फ़ा है तो ये एंगल कुछ समथिंग होगा, अल्फ़ा प्लस होगा या माइनस होगा। तो यहाँ पे एक हमारा एक और पॉइंट लिख के आता है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल डू नॉट बाइसेक्ट दी वर्टेक्स एंगल। जो आपकी वर्टेक्स एंगल है वो डायगोनल उसको बाइसेक्ट नहीं करती। क्लियर है, ये ध्यान रखना। पर स्क्वायर्स वाले पोर्शन में हमने क्या देखा था, जो डायगोनल है वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट ही करती है। नेक्स्ट है आपका, आप तो ये हो गया। अब ये जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को जो कट कर रहे हैं, तो ये 90 डिग्री पे नहीं होता है। तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर नॉट डू नॉट बाइसेक्ट एट परपेंडिकुलर। ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे कट नहीं करते। डू नॉट कट होगा, बाइसेक्ट तो करते हैं, डू नॉट कट एट 90 डिग्री या परपेंडिकुलर। ये आपका एंगल जो होता है, एक जब एक दूसरे से आपको इंटरसेक्ट होते हैं तो ये आपका 90 डिग्री पे कट नहीं करते। पर स्क्वायर में आपका क्या करते हैं, कट भी करते था, बाइसेक्ट भी करता था और 90 डिग्री पे होता है। बट डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। क्लियर है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल था क्या, बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। क्लियर है इस बात का। बस इतना क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद से नोट कर लो।
रब कर दूँ ये? The length of rectangle is four and half times the breadth of जो लेंथ है रेक्टेंगल की 4.5 टाइम्स है द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। इफ द एरिया इज 18 इफ एरिया इज 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द लेंथ, देन फाइंड द लेंथ। मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है सिंपल है क्वेश्चन इसमें कि जो लेंथ है आपका वो कितना है 4.5 यानी 9/2 टाइम्स ऑफ बी है, ठीक। एरिया आपको पता है क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या हो जाएगा, हमने लेंथ को ले लिया 9/2 90 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है बच्चा, सही है। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा आपका, बी की वैल्यू आपकी हो जाएगी बी स्क्वायर आपका 400 यानी बी की वैल्यू हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो ये विड्थ हो गया आपका, ब्रेथ दे रखा, पर हमें लेंथ की वैल्यू निकालनी है। तो लेंथ की वैल्यू क्या है 9/2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। तो क्या हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो एल की वैल्यू 90 सेंटीमीटर। क्लियर है? एक तो इस फॉर्म में दिया रहता है। Length of rectangle is increased by 25% and width is decreased by 20% and width is decreased by 20%. Width is decreased by 20%. Then find the change in area of rectangle. Then find the percentage change in area of rectangle। पूछ रहा है कि अगर एक रेक्टेंगल रूम है या रेक्टेंगल है, उसकी एक साइड यानी लेंथ को हमने 20% से 25% से बढ़ा दिया, बट जो विड्थ है उसको हमने कितने परसेंट से कर लिया 20% से कर दिया, ठीक है। तो 20% से जब डिक्रीज़ किया तो उसके एरिया परसेंटेज में एरिया के जो परसेंटेज है उसमें इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगा या क्या होगा, वही फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बताया था अभी पहले ही, सक्सेसिव मेथड वाला x वाई डिवाइडेड बाई 100, ये आपका क्या होता है परसेंटेज चेंज इन इंक्रीज एरिया या डिक्रीज एरिया। तो यहाँ पे x हमारा क्या है 25 प्लस है क्योंकि ये इंक्रीज हुआ, y क्या है आपका 20 माइनस है क्योंकि वो क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करो तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 5
और ये क्या हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी, 25। ये भी 5 हो जाएगा। ये भी 5 ही हो जाएगा, हाँ। ये 25 यहाँ पे 5 होगा ना, तो ये भी 5 हो जाएगा। तो 0%। इट मीन्स नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, या रिमेन सेम। जो एरिया होगी वो आपकी सेम ही रहेगी, चाहे 20% आपने 25% आपका उसका लेंथ को बढ़ाया और 20% आपने उसकी जो हाइट है, विड्थ है, उसको घटाया, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चंस ये जो आते हैं ना डायरेक्ट, तो इसमें बच्चा क्या करता है, पूरा कैलकुलेशन करने लगता है, पहले वाला एरिया निकालता है फिर दूसरा निकालता है। डायरेक्टली आपको इस पे याद रखना है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे जब वो इंक्रीज होगा, ध्यान रखना, एक्स एंड वाई की वैल्यू, एक्स एंड वाई की वैल्यू, ठीक है। और एक्स एंड वाई की वैल्यू को हम निगेटिव रखेंगे जब वो डिक्रीज कर रहा है, हाँ या ना। एक्स की वैल्यू को हम पॉजिटिव, एक्स एंड वाई की वैल्यू को पॉजिटिव तब रखेंगे जब इंक्रीज कर रहा है। तो यहीं पे देखो 25% से इंक्रीज किया तो प्लस रखा, और 20% से डिक्रीज किया तो माइनस रखा। तो उसके हिसाब से अगर दोनों डिक्रीज करता तो दोनों माइनस हो जाता, फिर उसके हिसाब से यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता, फिर वो वैल्यू निकाल लेते। क्लियर है, हो गया। चलो फिर ठीक है, लास्ट था ये। बाकी कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ देखेंगे रोम्बस नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, लीव कर दीजिए।